नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CGPSC एवेन्यू यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ साप्ताहिक करंट अफेयर सीरीज़ का एक और नया वीडियो, जिसमें हम 27 अक्टूबर 2025 से लेकर के 2 नवंबर 2025 तक के छत्तीसगढ़ करंट अफेयर देखेंगे। तो आगे इस वीडियो में ये सभी टॉपिक डिस्कस होने वाले हैं, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल है, और ये सवाल हमने अपने करंट अफेयर के पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। तो एक बार सवाल पढ़ लेते हैं। छत्तीसगढ़ का पहला वन विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यहाँ आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं: अंबिकापुर, कोंडागांव, बस्तर या कांकेर। तो अगर आपको इस सवाल का जवाब पता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना आंसर टाइप कर सकते हैं। अब देखते हैं आज का हमारा पहला सवाल। तो पहला सवाल है, छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति आयोग के नए अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? तो यहाँ आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं: देवेंद्र प्रताप सिंह, राजीव शुक्ला, रंजित रंजन या रूप सिंह मंडावी। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रूप सिंह मंडावी। यहाँ आप फोटो में देख सकते हैं, ये हैं रूप सिंह मंडावी, जो बस्तर क्षेत्र के वरिष्ठ भाजपा नेता हैं, और इन्हीं को राज्य शासन ने अभी छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष मनोनीत किया है। इसके साथ ही आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 43 प्रकार की जनजाति समूह निवास करते हैं। पहले इनकी संख्या 42 थी, लेकिन अभी इसमें आपको 43 याद रखना है। और इनमें से 7 को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा प्राप्त है, जिसमें से 5 को केंद्र सरकार ने घोषित किया है और 2 को राज्य सरकार ने घोषित किया है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित इन 5 विशेष पिछड़ी जनजातियों के नाम भी आपको याद रखना है। पहला है अबुझमाड़, दूसरा है बैगा, तीसरा है बिरहोर, चौथा है कमार और 5वां है पहाड़ी कोरवा। और राज्य सरकार द्वारा घोषित 2 विशेष पिछड़ी जनजाति समूह हैं, भुंजिया और पंडोप। तो इतनी जानकारी आपको यहाँ से याद रखनी है। इसके अलावा हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, जहां हम अपने सारे PDF अपलोड करते हैं और आपको छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से सबसे पहले अपडेट करते हैं। तो आप हमारा ये टेलीग्राम चैनल एक बार ज़रूर विजिट कीजिए, और अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आता है तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। इसके बाद अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ में कितने नए नर्सिंग महाविद्यालय खोले जाएंगे? तो यहाँ आपके पास ऑप्शंस हैं 9, 10, 11 या 12। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 9। तो अभी राज्य सरकार ने प्रदेश भर में 9 नए नर्सिंग महाविद्यालय खोलने का निर्णय लिया है, और इसके लिए 78 करोड़ 15 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। तो यहाँ से आप सभी 9 जिलों के नाम देख सकते हैं: रायगढ़, नया रायपुर, दंतेवाड़ा, बैकुंठपुर, बीजापुर, बलरामपुर, जसपुर, धमतरी और जांजगीर चांपा। इस प्रकार इन सभी 9 जिलों में अगर 9 नर्सिंग कॉलेज खुल जाते हैं तो इन जिले के विद्यार्थियों को नर्सिंग की पढ़ाई के लिए बड़े शहरों की ओर रुख नहीं करना पड़ेगा, और अपने गृह जिले में ही अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएंगे। इसके बाद अगला सवाल है, किस गौशाला के द्वारा कामधेनु रंगोली बनाकर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनाई गई है? तो यहाँ आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं: मदन मोहन गौशाला, मनोहर गौशाला, गोवर्धन गौशाला या गौवंश गौशाला। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मनोहर गौशाला। तो यहाँ सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये मनोहर गौशाला कहाँ स्थित है। तो ये मनोहर गौशाला स्थित है छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में। और अभी ये मनोहर गौशाला इसलिए चर्चा में आया है क्योंकि यहाँ लगभग 2700 किलो फलों, सब्जियों और सूखे मेवों का उपयोग करके एक रंगोली बनाई गई थी, और इस रंगोली को बनाने में 25 कलाकारों की एक टीम ने भाग लिया था, और लगभग 12 घंटे में ये रंगोली बनकर तैयार हुई है। और ये रंगोली गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम शामिल हो गया है। तो आपको ये रंगोली याद रखनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस रंगोली के माध्यम से गौ सेवा, पर्यावरण संरक्षण और भारतीय संस्कृति का संदेश दिया गया है। इसके बाद आपको याद रखना है कि इस मनोहर गौशाला को सन 2024 में राज्य अलंकरण पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो अहिंसा और गौ सेवा के क्षेत्र में मिला था। तो आपको यहाँ कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि राज्य सरकार द्वारा अहिंसा और गौ सेवा के क्षेत्र में जो राज्य अलंकरण पुरस्कार दिया जाता है, उसका नामकरण किनके नाम पर किया गया है। तो आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके बाद अगला सवाल है, पंडवानी महासम्मेलन 2025 का आयोजन किस जिले में किया गया था? तो यहाँ आपके पास 4 ऑप्शंस हैं: कवर्धा, बेमेतरा, बलौदाबाजार या दुर्ग। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, दुर्ग। इस पंडवानी महासम्मेलन का आयोजन दुर्ग जिले के ग्राम मेड़ेसरा में किया गया था, और यह 2 दिवसीय आयोजन था जो छत्तीसगढ़ राज्य के स्थापना के रजत जयंती वर्ष और अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस के अवसर पर किया गया था। तो आपको पंडवानी महासम्मेलन याद रखना है दुर्ग जिले के ग्राम मेड़ेसरा में।
और जब भी पंडवानी से संबंधित सवाल आता है तो आपको छत्तीसगढ़ में पंडवानी से संबंधित कुछ कलाकारों के नाम याद रखना है। जैसे पहला है झाड़ू राम देवांगन, और एक और नाम आप याद रखिए तीजन बाई। इसके बाद आप उषा बारले का भी नाम याद रख सकते हैं। तो झाड़ू राम देवांगन जी के बारे में आपको याद रखना है कि ये पंडवानी के जनक या पंडवानी के पितामह कहे जाते हैं। और तीजन बाई को पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों प्रकार के पद्म पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। और उषा बारले जी को भी पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। तो आप छत्तीसगढ़ में पंडवानी के 3 कलाकारों के नाम याद रखेंगे। अगला सवाल है, देश का पहला डिजिटल ट्राइबल म्यूजियम कहाँ खोला जा रहा है? तो यहाँ आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, बिलासपुर, नया रायपुर, दुर्ग या जगदलपुर। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नया रायपुर में। नया रायपुर का ये जो ट्राइबल म्यूजियम है, ये देश का पहला डिजिटल ट्राइबल म्यूजियम होगा और इसका उद्घाटन किया गया है 1 नवंबर 2025 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और इस ट्राइबल म्यूजियम का नामकरण किया गया है छत्तीसगढ़ के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद श्री वीर नारायण सिंह जी के नाम पर। और यह जो म्यूजियम है ये बहुत ही आधुनिक तकनीक के जरिए बनाया गया है, जिसमें प्रदेश में जो 14 आदिवासी विद्रोह हुए थे उन सभी की गौरव गाथा को डिजिटल रूप में यहाँ प्रदर्शित किया जाएगा। तो आप देश का पहला डिजिटल ट्राइबल म्यूजियम याद रखेंगे, नया रायपुर छत्तीसगढ़ में। अगला सवाल है, विशेष गहन पुनरीक्षण SIR कार्यक्रम 2026 का छत्तीसगढ़ में कब से कब तक संचालन किया जाएगा? तो यहाँ आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 नवंबर से 7 फरवरी, 4 नवंबर से 15 फरवरी, 4 नवंबर से 21 फरवरी या 4 नवंबर से 28 फरवरी। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 4 नवंबर 2025 से लेकर 7 फरवरी 2026 तक। तो यहाँ सबसे पहले तो आपको इस SIR का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। तो आपको एग्ज़ाम में इसका डायरेक्ट फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है और हिंदी में इसका मतलब होता है विशेष गहन पुनरीक्षण। और इस कार्यक्रम के माध्यम से घर घर जाकर सभी मतदाताओं का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। अगर किसी का नाम मतदाता सूची में छूट गया है तो उसका नाम जोड़ा भी जाएगा, और यदि कोई अयोग्य व्यक्ति है या मृत हो चुका है तो उसका नाम मतदाता सूची से काटा भी जाएगा। तो ये जो SIR कार्यक्रम है ये छत्तीसगढ़ में 4 नवंबर से शुरू होकर 7 फरवरी 2026 तक चलेगा। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ में हेलमेट बैंक का शुभारंभ किस जिले में किया गया है? तो यहाँ आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, बस्तर, कोंडागांव, बिलासपुर या दंतेवाड़ा। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कोंडागांव जिले में। इस हेलमेट बैंक का शुभारंभ किया गया है सुश्री लता उसेंडी और सुश्री नूपुर राशि पन्ना के द्वारा। लता उसेंडी जी बस्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं, साथ ही कोंडागांव क्षेत्र से विधायक भी हैं, और नूपुर पन्ना कोंडागांव के कलेक्टर हैं। तो कोंडागांव जिले में इस हेलमेट बैंक का शुभारंभ किया गया है। और इस आयोजन का एक थीम भी रखा गया है, तो आपको थीम भी याद रखना है। इसका थीम है जिंदगी का सफ़र सुरक्षित रखें, हेलमेट जरूर पहनें। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से अगर किसी व्यक्ति के पास हेलमेट नहीं है और उसको यात्रा करनी है तो ग्राम पंचायत से 1 दिन के लिए हेलमेट इशू करा सकता है, और यात्रा के बाद उसको फिर से ग्राम पंचायत में जमा करना होता है। और इसके लिए 1 दिन का चार्ज रखा गया है 10 रुपये। तो आपको हेलमेट बैंक याद रखना है कोंडागांव जिले में। इसके बाद अगला सवाल है, प्रोजेक्ट आओ बांटें खुशियाँ का संबंध किस जिले से है? तो यहाँ आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर या बेमेतरा। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रायपुर जिले में। ये जो प्रोजेक्ट आओ बांटें खुशियाँ हैं, इसका शुभारंभ किया गया है रायपुर जिला प्रशासन के द्वारा, और इसका उद्देश्य है शासकीय कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना, जिससे कि वे अपना जन्मदिन नज़दीकी आंगनबाड़ियों और स्कूलों में जाकर मना सकते हैं। साथ ही वहां जाकर बच्चों को भोजन भी करा सकते हैं और उनको मिठाइयाँ भी बांट सकते हैं। तो इस प्रकार ये प्रोजेक्ट आओ बांटें खुशियाँ चालू किया गया है रायपुर जिला प्रशासन के द्वारा। अगला सवाल है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने नगरीय निकाय हैं? तो यहाँ आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 75, 146, 192 या 250। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 192। अभी राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर एक रिपोर्ट आया था जिसमें बताया गया था कि राज्य स्थापना के समय छत्तीसगढ़ में कुल 75 नगरीय निकाय थे, जो अभी बढ़कर 192 हो गए हैं। और इस नगरीय निकाय क्षेत्र में 3 प्रकार के क्षेत्र आते हैं। पहला होता है नगर पंचायत, जिनकी संख्या है 122। उसके बाद दूसरे नंबर पर होता है नगर पालिका परिषद, जिसकी संख्या है 56। और तीसरे नंबर पर आता है नगर निगम, जिनकी संख्या है 14। तो आपको प्रदेश के इन 14 नगर निगमों के नाम याद होने चाहिए।
तो सबसे पहले आपको याद रखना है सरगुजा संभाग। तो सरगुजा संभाग में 2 नगर निगम आते हैं, पहला है अंबिकापुर में और दूसरा है चिरमिरी में। इसके बाद बिलासपुर संभाग में 3 नगर निगम आते हैं, पहला है बिलासपुर, दूसरा है रायगढ़ और तीसरा है कोरबा। तो इस प्रकार 5 नगर निगम हो गए। इसके बाद हम आते हैं रायपुर संभाग में। तो रायपुर संभाग में भी 3 नगर निगम हैं, पहला है रायपुर में, दूसरा है बीरगांव में और तीसरा है धमतरी में। इसके बाद सबसे अधिक नगर निगम है दुर्ग संभाग में और दुर्ग संभाग में 5 नगर निगम आते हैं, पहला है दुर्ग, दूसरा है भिलाई, तीसरा है चरोदा, चौथा है रिसाली और 5वां है राजनांदगांव। इसके बाद आता है लास्ट में बस्तर संभाग। तो बस्तर संभाग में एक ही नगर निगम है जो जगदलपुर में है। तो इस प्रकार आपको ये 14 नगर निगमों के नाम याद होने चाहिए। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के नए अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? तो यहाँ आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, यज्ञदत्त शर्मा, रूप साय सलाम, मोना सेन या इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रूप साय सलाम। यहाँ आप फोटो में देख सकते हैं, ये हैं रूप साय सलाम जी, जिन्हें छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ का अध्यक्ष बनाया गया है, और ये हैं यज्ञदत्त शर्मा जी, जिन्हें इसका उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके साथ ही आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ का स्थापना हुआ था 31 अक्टूबर सन 2000 को, और इस छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ का उद्देश्य होता है लघु वनोपजों का विपणन, संकलन, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना। इसके साथ ही आदिवासियों को शोषण से बचाना। और छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के द्वारा वर्तमान में भी 67 प्रकार के लघु वनोपजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी किया जा रहा है। तो इतनी जानकारी आपको इस सवाल से याद रखनी है। आज के इस वीडियो का आखिरी सवाल है, जनजातीय अल्पाइन अभियान का संचालन किस जिले में किया जा रहा है? तो यहाँ आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, सरगुजा, जसपुर, रायगढ़ या कोरिया। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जसपुर जिले में। तो ये जो अल्पाइन पर्वतारोहण तकनीक होती है, ये एक विशेष प्रकार की पर्वतारोहण तकनीक होती है, जिसमें स्टार्टिंग करने के बाद एक ही प्रयास में शिखर तक पहुंचना होता है। इसमें बीच में कोई पड़ाव नहीं होता है, साथ ही इसमें सहारे के लिए कोई रस्सी भी नहीं होती है और अपना वजन स्वयं उठाना पड़ता है। तो इस प्रकार का जनजातीय अल्पाइन पर्वतारोहण अभियान की शुरुआत अभी की गई है जसपुर जिले में, जिसमें जसपुर जिले के आदिवासी युवाओं ने हिमाचल प्रदेश की दुहंगन घाटी में स्थित 5340 मीटर की ऊंचाई वाली जगत सुख पीक पर एक नया अल्पाइन रूट खोला है, और इस रूट का नामकरण किया गया है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम पर, जिसे विष्णुदेव रूट नाम रखा गया है। और इस टीम ने यह चढ़ाई बेस कैंप से केवल 12 घंटों में ही पूरी कर ली है। तो आप जनजातीय अल्पाइन अभियान याद रखेंगे, जसपुर जिले के आदिवासी युवाओं के द्वारा शुरू किया गया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ।